देखो जी, बीए पार्ट थर्ड में आज से तुम्हारा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है। तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जनरल चैप्टर का नाम है नहीं है, ये बुक का तुम्हारा पेपर है। समानता जब कोई जीएस के लिए पढ़ता है तो प्लानिंग डेवलपमेंट एक दिन में पूरा खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो प्लानिंग है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान है, कम से कम उसमें आपको 10 क्लास लगेगा। प्लानिंग क्या होता है से लेके हम लोग डिफरेंट 5 प्लान्स, लगभग हम लोग 30-32 किस्म का प्लान है और सभी का मेरिट और डिमेरिट पूछता है। क्योंकि ऑनर्स में क्या है कि जैसे कि एक तो सिंपल प्लानिंग लोग पढ़ते हैं कंपटीशन में, आप लोग का जो प्लानिंग है डिफरेंट टाइप ऑफ, मान लिया कि डेमोक्रेटिक प्लानिंग क्या है, जैसे कि डेमोक्रेटिक प्लानिंग दे दो उसको, है ना। डेमोक्रेटिक प्लानिंग क्या है, उसका फीचर से बताएंगे, मेरिट्स डिमेरिट्स बताएंगे। कैपिटलिस्ट प्लानिंग क्या होता है, सोशलिस्ट प्लानिंग क्या होता है, उसका में इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग बाय इंडस्ट्रीमेंट, प्लानिंग बाय डायरेक्शन। देयर आर सो डिफरेंट, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्लानिंग which need to you study in honors paper because this honors। और ऑनर्स में हम लोग सिंपल, जैसे कि मान लिया कि आप, कुछ लोग कहते हैं बेसिक ठीक करने के लिए आप जो है 11th किताब पढ़ लीजिए, तो 11th की किताब में जो है प्लानिंग वो सारा चीज़ नहीं मिलेगा जो कि आपको पढ़ना है डिटेल में। ऑनर्स मतलब एक तरह से कंप्लीट, यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। अब मास्टर्स करते हैं तो मास्टर्स में पूरे डिटेल में एक एक चीज़ करके पढ़ाया आपको नहीं जाता है, लेकिन हाँ डिस्कस सब कुछ किया जाता है। तो अभी जो हम लोग प्लानिंग पढ़ेंगे ऑनर्स में, वो आपको इन फ्यूचर हर जगह पे काम देगा। क्योंकि अगर आप पार्ट 1 में भी होंगे या पार्ट 2 में होंगे जिसका इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, तो प्लानिंग थोड़ा सा ही पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे प्लानिंग काफ़ी हम लोग डिटेल्स में करेंगे, और जिससे कि आप पूरे स्ट्रक्चर को, इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। जैसे कि पटना विश्वविद्यालय में है पढ़ना कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो पहले इंडियन इकोनॉमिक समझने के लिए यहाँ के प्लान मॉडल को समझना होगा कि जब आज़ादी के बाद, यानी कि जब देश को आज़ादी मिला, व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस इन 1947, व्हाट माइट हैव बीन द सिचुएशन, यू विल हैव टू स्टडी दिस। क्या सिचुएशन रहा होगा, क्या क्या करने पड़े होंगे, व्हाट यू आर सीइंग टुडे दैट वाज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम, जो आज आप देख रहे हैं उस समय प्रेजेंट आपका नहीं था। तो नेहरू जी ने, यानी कि जो प्रधानमंत्री थे, वही प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे। यह करते इसलिए थे क्योंकि प्लानिंग कमीशन नहीं है, प्लानिंग कमीशन की जगह पे क्या आ गया, नीति आयोग आ गया। ये सब जीएस में जो पढ़ते हैं हम लोग बातों बातों में सीख जाएंगे। जैसे पढ़ते हैं भाई नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। प्लानिंग कमीशन का हेड क्वार्टर कहाँ होता था, तो नई दिल्ली में है, बिकॉज प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड एज नीति आयोग ऑन जनवरी 1, 2015। ऐसी इसकी घोषणा 2014 में ही 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं घोषणा की थी कि अब हमें इसको हम क्या करेंगे, एक इसका स्ट्रक्चर को हम चेंज करेंगे। कुछ कुछ जैसे क्वेश्चंस है कि पहले का जो प्लानिंग हम लोग पढ़ते थे वो टॉप टू बटन लेवल प्लानिंग था, ये जीएस में क्वेश्चन पूछता है, वो सब ऐसे सीख जाएंगे हम लोग। टॉप टू बटन मतलब सेंट्रलाइज प्लानिंग था। नीति आयोग क्या है, बॉटम टू टॉप प्लानिंग है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का एग्जांपल है। तो सब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं जिसको आपको जवाब देना होता है। बेसिकली भारत में जो प्लानिंग का कंसेप्ट आया, जैसे कि हम लोग जब हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग हम शायद एक क्लास पढ़ाए थे, आप लोग को पढ़ाए थे, तो उसमें हम बताए होंगे कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडियन इकोनॉमी करके एक बुक्स थी, विश्वेश्वरैया था जिन्होंने लिखे थे 1934 में, शायद वो किताब या 38 में पब्लिश हुआ था, और जिसका जो है जिसमें 10 वर्षीय प्लानिंग की बात की गई थी। एक्चुअली प्लानिंग होता क्या है ना, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि प्लानिंग होता क्या है, तो बेसिकली प्लानिंग का मतलब है कि पहले से तय किया गया उद्देश्य होता है। ये यानी कि कार्यक्रम होता है जिसे निश्चित समय अवधि में पूरा करना होता है। यानी कि कह सकते हैं कि प्लानिंग इज द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव विच वी हैव टू फुलफिल इन ए डिफरेंट टाइम पीरियड, या which nation has to fulfill in different time period. Prior to independence, there was no concept of planning, but the concept of planning was discussed by Subhash Chandra Bose. बताए थे, है ना। Later on, different scholar has given their own idea and ultimately जो जिसके द्वारा ये स्थापित किया गया वो नेहरू थे। नेहरू मतलब कि देश के पहले प्रधानमंत्री, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री,
जिन्हें इसलिए कहा जाता है कि नेहरू, यानी कि जो प्लानिंग कमीशन होता था उसके चेयरमैन कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। एक क्वेश्चन पूछता है कि प्लानिंग कमीशन का पहला चेयरमैन कौन होगा? तो वह नेहरू जी होंगे। लास्ट चेयरमैन कौन होगा? तो नरेंद्र मोदी भी होंगे, है ना? एक क्वेश्चन है ना। और उसके लिए पूरे स्ट्रक्चर को चलाने के लिए एक डिप्टी चेयरमैन का पद होता था। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में चांसलर होते हैं गवर्नर, और वाइस चांसलर होते हैं जो कि पूरे विश्वविद्यालय को देख रेख करते हैं, देखिए पूरे विश्वविद्यालय को मुख्य रूप से जो देख रेख करते हैं वो वाइस चांसलर के हाथों में होती है। उसी प्रकार से जो प्लानिंग कमीशन होता था उसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक डिप्टी चेयरमैन का पद होता था। और भारत में जो प्लानिंग कमीशन है या था, उसके जो पहले डिप्टी चेयरमैन हुआ करते थे उनका नाम था गुलजार लाल नंदा, और सबसे लास्ट चेयरमैन हुए जिनका नाम था मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ये सब सामान्यतः जीएस में पढ़ाया जाता है, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ ऑनर्स। तो ऑनर्स को स्टूडेंट को ये सब हाथों हाथों में और बातों बातों में ये सब याद हो जाएगा, इसको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। मन होगा दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, फिर जो पीडीएफ मिलेगा उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। क्लियर है? अब जानिए कि जब देश को आजादी मिला, आजादी के बाद की समस्या हमारे पास था कि हम क्या करें, कैसे करें और किस क्षेत्र के लिए करें। व्हाट टू डू पढ़ते ना वो सेंट्रल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce, what to do, how to do, for whom to do, and these are the question which have in my mind when we do something, when we would like to do something special in my life। तो उसी प्रकार से जब देश को आज़ादी मिला था एक अलग प्रकार की खुशी थी, और उनको लग रहा था हम किस तरह से आगे देश को ले जाएं। इसमें बहुत सारे उसमें स्कॉलर थे, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नेहरू थे इसलिए नेहरू जी का नाम आता है। अब नेहरू जी के कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे थे, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया उसमें इनकी बड़ी भूमिका रही थी। उनके हमको पर्सनल लाइफ से मतलब नहीं है। तो नेहरू जी ने आपका एक मॉडल जो मतलब अलग अलग व्यक्ति लाए, उसको फिर शुरू जो किया गया मुख्य रूप से नेहरू का दस हो गया। और प्लानिंग कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था और एक एडवाइजरी बॉडी था। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब भारतीय के संविधान में कहीं इसका जिक्र नहीं था, लेकिन आपका जो है चूंकि इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री खुद होते थे, ये बहुत ही पावरफुल बॉडी होता था, इसके पास फाइनेंशियल पावर था। और आज नीति आयोग के पास कोई फाइनेंशियल पावर आपका नहीं है। सब डिफरेंसेज है जो कि आप बातों बातों में सीख जाइए, मैं बार बार कह रहा हूं। यहाँ का जो प्लान मॉडल है वो रसिया से प्रेरित था। रूस में जो है सोशलिस्ट पैटर्न पर आगे बढ़ा और वह काफी आगे ले गया। नेहरू जी का ये विचार था कि हम अपने देश को सोशलिस्ट पैटर्न पे ही आगे बढ़ाएं, जिससे लोगों को काम मिलेगा, जिससे सोशल सिक्योरिटी अधिक होगा, यानी सरकारी नौकरी होगा तो सोशल, जिसके पास सरकारी नौकरी है उसकी सोशल सिक्योरिटी आपको कोरोना में देखने को मिला था कि किस तरह से पूरे परिवार जिस तरह से आपका बिखर गए थे, लेकिन जो भी सरकारी नौकरी में थे वो एक तरह से अपने आप को सिक्योर महसूस कर रहे थे कि कुछ भी हो जाए सैलरी तो हमको मिलेगा, मिल ही रहा था, जिसको नहीं मिला बाद में। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में थे उनके लिए कहाँ क्या था। तो मतलब ये हमारा जो आगे देश बढ़ा उस समय, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय ज्यादातर चीजें हमारी सरकार खुद चलाती थी। बहुत सारे सरकार के पास होटल हुआ करते थे, जो खुद सरकारी बस होता था हर जगह। एयरपोर्ट सरकार की होती थी। अब आज भी एयरपोर्ट लगभग सरकार ने बेच दिया, प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट कर रही है। रेलवे तो भी अब देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर आ रही है। अब बहुत सारे फैक्ट्री सरकार का होता था तो नौकरी भी सरकारी होती थी, जैसे बोकारो स्टील प्लांट है ना, जैसे चितरंजन में रेलवे का प्लांट है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री है, रेलवे का फैक्ट्री हुआ, इंडियन एयरलाइंस का फैक्ट्री हुआ, या और ऐसे जगह जो बारूद फैक्ट्री हो गया, इन सभी जगह पे सरकारी नौकरियां काफ़ी हुआ करती थी। और अब धीरे धीरे प्राइवेटाइज हो रही है। अब अच्छा है कि खराब है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जो आज़ाद भारत है उसमें आपको प्लानिंग कमीशन की भूमिका बहुत अच्छी। देखिए पहले प्लानिंग कमीशन को हम लोग एडवाइजरी बॉडी कहते थे, आज हम लोग नीति आयोग को थिंक टैंक कहते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। क्या बोलते हैं नीति आयोग को? थिंक टैंक। हम लोग नीति आयोग की डिस्कशन हम अलग से करेंगे, लेकिन आज का जो मुद्दा है वह इस पर डिस्कशन की। देखो अब चलिए हम लोग चलते हैं, एक एक करके समझने का प्रयास कीजिए। प्लानिंग कमीशन अब नहीं है, इट वॉज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग एंड वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्नेंस इन द इंडिया। मैंने पहले ही बता दिया था। ऐसे इसको वाइंड अप करने का, इसको आपको नया नाम देने का जो काम है 15 अगस्त
2014 के भाषण में दी गई थी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि भारत में एक नई सरकार थी। चूंकि अब इतिहास बन गया तो हम लोग इसे इतिहास की तरह ही पढ़ें, इतिहास बन गया। प्लानिंग कमीशन और हैज बीन हिस्ट्री फॉर दिस कंट्री। आज आपकी हो गया लगभग मतलब कि 15 में है तो 5 साल और 3 8 साल हो गया। 2 साल बच्चे 10 साल पढ़ेंगे, इस तरह करके 20 साल बाद पूरा इतिहास बन गया, है ना, कि प्लानिंग कमीशन पहले हुआ करता था, नीति आयोग हो गया, इस तरह से। अब देखिए जो हमारा जो पहला 5 प्लान था, जो पहला पंचवर्षीय योजना था, उसको जो शुरुआत है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम आपको बहुत सारी बातें बताई थी, प्लानिंग कमीशन कब आया नहीं आया वो सब डिस्कस करेंगे। 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन आपका हो गया था। और उसके बाद हमारा जो पहला प्लान आया था 1951 से 56 के लिए आया था। भारत में जो प्लानिंग होता था 5 वर्षों का होता था, इसलिए इसे 5 ईयर प्लान कहते थे, है ना। प्लानिंग वाज डन फॉर द 5 ईयर इन इंडिया एंड फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, या कह सकते फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड देयरफॉर इट वाज नोन एज 5 ईयर प्लान। अगर ये 10 वर्षों का होता है, देयर बीन 10 years plans for development, then it was known to be 10 year plan, no 5 year, 10 year plan। 5 year plan, क्योंकि 5 वर्षों के लिए प्लान होता था, इसलिए हम लोग क्या बोलते थे, पंचवर्षीय योजना कहते थे। और पहला जो फर्स्ट 5 year प्लान था, जैसे हम लोग पढ़ते ना, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ और एजुकेशन, तो आज़ादी के बाद सबसे पहली समस्या था हमारे कृषि के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना। तो पहला जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव था कि हमारे के यहाँ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आत्मनिर्भर हो जाए। क्योंकि जब आज़ाद देश हुआ था उस समय हमारे पे, उस समय उसके पे जस्ट कुछ दिन पहले हमारे के यहाँ भारी आपका फेमिन, अकाल पड़ा था, जिससे बहुत सारे लोग भूखे मरे थे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड की बुक्स आती है, हिंदी में आती है, श्रीधर पांडे का, देखिएगा लाखों लोग मारे गए, और देखिएगा आदमी आदमी को नोच के खा रहा था, इतनी खराब स्थिति थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना का 2 ऑब्जेक्टिव था। पहला तो था कि कृषि क्षेत्र को अच्छे तरीके से विकसित करें, और दूसरा था कि हम स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, छोटा छोटा इंडस्ट्री को ग्रामीण क्षेत्रों में आपको विकसित करने का उद्देश्य था, ताकि रोजगार मिले लोगों को। क्योंकि तुरंत तो फैक्ट्री बना नहीं, लेकिन पढ़िएगा जब पहला पंचवर्षीय योजना था उसी में बहुत सारे डैम वगैरह सरकार ने बनाने का डिसीजन लिया। सेकेंड 5 ईयर प्लान में देखेंगे, पढ़ाएंगे कि बहुत सारे IIT वगैरह का विकास हुआ, IIM का विकास हुआ। नहीं, हम नहीं कह सकते कि काम कुछ नहीं हुआ, काम वो सरकार चाहे जो भी रही, जिस पार्टी की रही, काम पहले भी होता था, काम आज भी होता है। क्योंकि हम लोग एक इकोनॉमिक्स होने के नाते क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किसी का पक्ष नहीं ले सकते हैं। तो काम उस समय भी हुआ था और आज भी हो रहा है। अब कुछ कम हो रहा है, कुछ ज़्यादा हो रहा है, काम उस समय भी हुआ था। अगर काम उस समय नहीं होता तो आज इतना IIT नहीं होता। IIM IIT का बेस जो है पहले ही रखी जा चुकी थी, NIT का बेस जो है पहले ही रखी जा चुकी थी। सेकेंड 5 ईयर प्लान में बहुत सारा कुछ काम हुआ था, UGC वगैरह का गठन हुआ था। क्लियर? चलिए हम लोग पहले देखते हैं। आज जो पहला एक क्वेश्चन पूछता है कि पहला जो पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पे आधारित है। तो पहला पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? हैरोड-डोमर पर मॉडल पे आधारित। देखो, हैरोड-डोमर इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल। देखिए बेसिकली जब इकोनॉमिक्स में ग्रोथ एंड मॉडल पढ़ते हैं तो हैरोड मॉडल और सोलो मॉडल आप अवश्य नाम सुनते होंगे, है ना। एडम स्मिथ का नाम सुनते होंगे, केन्स की नाम सुनते होंगे। तो केन्स के बाद जो था वो हैरोड-डोमर थे। बेसिकली कहा जाता है कि हैरोड-डोमर का जो मॉडल है वो केन्स का ही लॉन्ग टर्म मॉडल है, क्योंकि केन्स बिलीव इन शॉर्ट रन और हैरोड-डोमर बिलीव इन लॉन्ग रन। अब इसमें क्या क्या उन्होंने बात की थी, मैंने छोटा में, चूंकि हम मॉडल पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए कहता है अकॉर्डिंग टू हैरोड-डोमर मॉडल द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, दैट इज लेवल ऑफ सेविंग एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो, है ना। कौन कहते हैं? हैरोड-डोमर मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? हैरोड-डोमर मॉडल क्या कहते हैं? फिर से देखिए, हैरोड-डोमर मॉडल कहता है कि हमारा जो किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल करता है डिपेंड 2 थिंग्स। पहला है लेवल ऑफ सेविंग एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो इस सेविंग किसका डिपेंड करता है? सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम, सेविंग इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लासिकल कहते थे ना, सेविंग इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। केन्स कहते हैं सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम। इनकम होगा तभी तो सेविंग करेंगे। और केन्स की जब थ्योरी पढ़ते थे तो उसमें कहते थे कि जब व्यक्ति का इनकम बढ़ता है तो शुरू में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अधिक होता है,
और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कम होता है, बट आफ्टर सम टाइम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अधिक होता है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होता है, क्योंकि शुरुआती में लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा होती है, खाना पीना है ना, टीवी पलंग, बहुत सारे फ्रिज लेना है, एसी लेना है, लेकिन एक समय के बाद लोग सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंचते हैं, उसके बाद लोग सेविंग करना शुरू करते हैं। एक कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, मतलब कि देखिए हम लोग जब कोई सामान बनाते हैं, पहले देखिए यहाँ पे इनको समझते, इसको हम और चर्चा करेंगे। हैरोडोमर मॉडल, इंक्रीज सेविंग, सेविंग अगर इंक्रीज करेगा तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, बताए थे पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे केंद्रीय मॉडल, बहुत बार पढ़े हैं। अब जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा तो कैपिटल स्टॉक अधिक होगा, और कैपिटल स्टॉक अधिक होगा तो इन्वेस्टमेंट अधिक होगा, इन्वेस्टमेंट अधिक होगा तो प्रोडक्शन अधिक होगा, प्रोडक्शन अधिक होगा तो ग्रोथ अधिक होगा, प्रोडक्शन अधिक होगा राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, प्रोडक्शन अधिक बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा सेविंग बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ये होगा। ये नहीं कि सारा आप चलते रहेगा, है ना। ये कौन बोलते हैं, हैरोडोमर मॉडल। तो बोले एक ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या हो, ग्रोथ हो, और है ना, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें ग्रोथ हो, तो ग्रोथ होने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। एनीवे थोड़ा आइए, हैरोड देखिए दो व्यक्ति हैं, हैरोड है ऊपर वाले, डोमर है नीचे वाले, हैरोड और डोमर दो व्यक्ति हैं, इनका नाम बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं और हर देशों में इनके बारे में अधिक चर्चा होती है। जब भी हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एडम स्मिथ के बाद केन्स, और केन्स के बाद हैरोड एंड डोमर मॉडल को पढ़ते हैं, सोलो मॉडल को पढ़ते हैं, फ्रीडमैन मॉडल को पढ़ते हैं, बहुत सारे मॉडल हम लोग पढ़ते हैं। इंडिया में महालनोबिस मॉडल पढ़ते हैं, सेकंड 5 ईयर प्लान महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैपिटल आउटपुट रेशियो, समझना जरूरी है, इंटरव्यू क्वेश्चन है। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, इसको शॉर्ट में कहते हैं CUR, इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू रिक्वायर्ड प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें कैपिटल को जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो, है ना। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द इकोनॉमी एंड कंसिक्वेंट इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम इन्वेस्टमेंट किए हैं तो हमारा GDP कितना बढ़ा, केन्स, यानी कि हमारा जो हैरोड एंड डोमर मॉडल है वो क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करती है, उनका एग्जामिनेशन पढ़ते थे, क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, GDP की बात करते हैं, हम लोग GNP की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे के यहाँ मान लिया, नहीं बोलते हैं अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे आउटपुट मेरा अधिक है, ना बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो, उसका डन कि हमने पैसा थोड़ा सा लगाया, आउटपुट यानी कि हमने पैसा जो लगाया आउटपुट हमें बहुत कम मिला। क्लियर है, डेट मीन्स कि अगर हम पैसा लगाते हैं रोड में, इसे देखो ना, हम इकोनॉमी से पढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम पैसा लगाते हैं हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में, कम्युनिकेशन सेक्टर्स में या एनर्जी सेक्टर्स में, एंड दैट इज कंसीडर्ड द प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर द इकोनॉमी, क्या उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग जी, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। कब, जब हम किसी भी देश की सरकार अगर किसी भी देश को आगे ले जाना है तो वहां के 5 चीज विकास कर दीजिए, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और एनर्जी, बाकी सब चीज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। एजुकेशन ठीक होगा तो सबसे बड़ी समस्या भारत की रही है पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या वृद्धि, सबको पढ़ा दीजिए, सबको लिखा दीजिए, बहुत ठीक हो जाएगा। ऐसा हम नहीं कहते हैं, हम तो अपनी विचार रख रहे हैं। जितने भी विद्वानों से पूछिएगा, आप किसी फैमिली में देख लीजिए कि जो पढ़ा लिखा फैमिली है उसके घर में रेयर ही मिलेगा 4-5 बच्चा, मिलेगा उसमें ही मिलेगा, उसकी कुछ मजबूरी रही होगी, है कि नहीं। लेकिन समानता जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, 1 बच्चा 2 बच्चा, अपने कहते नहीं हमको पढ़ाना है लिखाना है, वक्त नहीं है। तो ये हम लोग कहते भी हैं, पहले पढ़ाए भी थे कि यदि 25 साल तक हर लड़के हर लड़कियों को पढ़ा लिखा दिया जाए तो बाकी चीज तो ऑटोमेटिकली हमारा ठीक हो जाएगा, अंडरस्टूड हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। हम लोग पीछे फिर चलते हैं, क्योंकि इस पर हम डिस्कस नहीं किए थे। यहाँ पर शुरू में इस लाइन को पूरा पढ़ना है,
फर्स्ट इंडियन है ना प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड अ फर्स्ट 5 year प्लान इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड नीड अर्जेंट अटेंशन. द फर्स्ट प्लान 5 year प्लान वाज लॉन्च इन 1951 which mainly focused in the development of primary sector and the first 5 year plan was based on the Harrod-Domar मॉडल, जिसका कि हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं. आई थिंक अब ये इतना सारा कंसेप्ट क्लियर आपको हो गया होगा. लंबा है, यानी कि हम लोग बोले 10 क्लास कम से कम पढ़ेंगे तो 10 क्लास से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे. ये पीडीएफ आज आप लोग को चला जाएगा. नोट्स बनाइए. पीडीएफ हमारा चेंज होते रहता है. पिछले बार दिए थे उसमें ये चीज़ नहीं था, जुट गया. और आप लोग को बोलिए कि और क्या उसमें चाहिए तो जुट जाएगा. पहले कमेंट दीजिएगा क्या और इसमें ज़रूरत है ना. देखिए, द टारगेट ग्रोथ रेट वाज 2.1%. किसका? पहला पंचवर्षीय योजना का. एनुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट एंड अचीव्ड कितना हुआ? 3.6%. जो चाहा उससे ज़्यादा मिला. क्या और क्या था? उस समय सभी लीडर्स का मन गदगद था. उन्होंने टारगेट किया था 2.1%, वो कितना गया? 3.6%. द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा जो वेंट अप बाई 15%, यानी कि हमारा जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट लगभग 15% तक आपका बढ़ा. यानी कि पहला पंचवर्षीय योजना को सफल योजना मानी जाती है. इनसे प्रेरित होकर है ना सेकेंड 5 year प्लान कहा गया भाई अब तो हम इस सेक्टर में ठीक है. और देखिएगा कि हमारा सेकेंड यानी कि 51 था ना. देखो ये जो पीरियड है 1951 से 56 का पीरियड है. सेकेंड 5 year प्लान का 56 से लेकर 61 तक का पीरियड है. तो कल नेक्स्ट क्लासेज में अभी तो हम डिस्कस करेंगे, हम फिर और बहुत सारे डिस्कस करेंगे कि पहला पंचवर्षीय योजना में क्या क्या काम हुआ था. अगर आपसे कोई पूछे कि जब देश को आज़ादी मिला तो 5 सालों में क्या क्या किया, तो देखिए किस किस चीज़ों का विकास हुआ था. यहाँ पर एक बहुत सारे इकोनॉमिक्स के अलावा बहुत सारे समाजशास्त्री सभी को रखा जाता टीम में, और वो सरकार को रिकमेंडेशन देती थी कि भाई आप इस तरह का काम कीजिए, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, विश्वविद्यालय बनाना है. और उसके आधार पर भारत सरकार ने उस समय बहुत सारे संस्था का विकास किया, जो कि 1951 से लेकर 56 के बीच में कम था. लेकिन देखिएगा 61 से लेकर 66 तक में है, यानी कि इसके बाद है ना 1960 56 से लेकर 61 में भी हुआ. और 3 प्लान तक हमारे का बहुत सारा चीज विकास हुआ था. हालांकि तीसरा प्लान के बाद कुछ खौच हुआ, जिसको हम लोग जैसे देश में भूकंप आना, इंडिया चाइना का युद्ध होना, इंडिया पाकिस्तान का फिर युद्ध होना, है ना, 2 प्रधानमंत्री का देहांत हो जाना, बहुत सारे फैक्टर्स थे. तो ये सारे कारण से डिस्टर्बेंस भी प्लानिंग हुआ, जिसको हम लोग प्लान हॉलिडे कहते हैं, जिसका भी हम डिस्कशन करेंगे. देखो आगे हम आते हैं. ये देखो ये तो हो गया. देखिए मानसून वाज गुड. इस समय जो हमारा मानसून है कब? पहला प्लान में काफ़ी अच्छा था. और देयर वेयर रिलेटिवली हाई क्रॉप यील्ड, और बहुत अच्छा फसल भी हुआ आपका. बूस्टिंग एक्सचेंज रिजर्व एंड पर कैपिटा इनकम एंड विच इंक्रीज बाय 8%, जो कि 8% तक हुआ. ये सब आपको बढ़ा था. ये सब डेटा है. नेशनल इनकम इंक्रीज मोर देन द पर कैपिटा इनकम ड्यू टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड मेनी इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था पहला प्लान में, जैसे कि भाखड़ा, हीराकुंड और है ना मीरू डैम एंड दामोदर वैली डैम, दामोदर घाटी निगम हम लोग बचपन में 9th-10th में पढ़ते भी थे. उसके बाद है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट एड्रेस चिल्ड्रेंस हेल्थ एंड रिड्यूस इन्फेंट मोर्टलिटी. इन्फेंट का मतलब होता है 1 साल तक के बच्चा. पहले बच्चे जन्म लेते थे तो बहुत सारे मर जाते थे 1 साल के पहले, तो उसकी कम की गई थी और इस पर काफ़ी कुछ काम किया गया था. और ये सारी चीज़ें देखिएगा. देखिए सब एग्जाम्पल मैंने, जैसे देखिए आपका इंडियन ज्योग्राफी भाखड़ा नंगल डैम है. इस तरह की डैम की जब व्यवस्था की गई और भारत सरकार के द्वारा जब बनाया जा रहा था, 2 फायदा हुआ. एक तो जो बाढ़ से क्षति होती थी रुका, दूसरा लाखों लोगों को काम मिला, है ना. और तीसरा क्या फायदा हुआ कि जो पानी बर्बाद कर देती थी, तो कुछ एरिया में पानी खूब पड़ता था, बाढ़ आती थी, जिससे फसल बर्बाद होता था, कुछ एरिया सुखाड़ हो जाता था. ये बांध से 3 फायदा हुआ. पहला फायदा क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया,
तो रोजगार बड़े पैमाने पर बढ़ा, तो लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी। दूसरा है चोरी चमारी जो होता था वो रुक गया, लोकल लोग को काम मिल गया। तीसरा काम हुआ क्या, बाढ़ से निजात मिला। चौथा काम क्या हुआ, जो सुखाड़ था वो पानी मिल गया, इरिगेशन की सुविधा दी गई, नहर की खुदाई की, उसका पहले सप्लाई होता था। चौथा क्या हुआ कि बिजली, पन बिजली, है ना, ये सारी फायदा आपका हुआ, ये सारी चीजें जानिए। उसको देखिए, इसका नाम छूट गया, इसके बाद ये वाला होगा। ये दूसरा नाम क्या था, हीराकुंड, नाम छूट गया, लिखने लिख देंगे, भेजेंगे। तो इस तरह की व्यवस्था की गई थी हीराकुंड की। मेरठ डैम है, जो फिगर हमें मिला, दामोदर वैली कारपोरेशन है, इस तरह की व्यवस्था की गई थी, है ना। और एट द एंड ऑफ ए प्लान, जैसे कि आपको मिल गया ना, ये सारा चीज मिल गया, आपको एक बेस मिल गया। अब इसमें नोट्स बना के आप लिख सकते हैं। तो पीपीटी प्रेजेंटेशन है, तो इसमें आपको तो बड़े बड़े ग्राफ्स होते हैं। अब जहां जरूरत होगा उसके हिसाब से, पहले पंचवर्षीय योजना के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है, तो जितना स्टडी मटेरियल इसमें दिया गया है कंपाइल करके अच्छी बात। देखिए एक चीज में से याद रखिए, आप कहाँ से पढ़ते हैं, आप किताब से पढ़ते हैं, आप गूगल से पढ़ते हैं, आप टीचर से पढ़ते हैं, अल्टीमेटली आपको ज्ञान होना चाहिए, है ना। नहीं, कुछ लोग कहते हैं गूगल वाला तो क्या हो गया, किताब वाला होता है कि नहीं, इसलिए आपको जानकारी होना चाहिए। और होता है क्या कि एक समय के बाद आपका अपना नॉलेज हो जाएगा। जब हम पढ़ाएं, कुछ गूगल से पढ़ें, कुछ बुक से पढ़ें, कुछ कॉलेज में लेक्चर सुने, उसके बाद अपना आपका अपना एक अच्छा सा लेक्चर बनना शुरू हो जाता है। तो पहला पंचवर्षीय योजना में कुछ और बातें हैं, दिखाते हैं कि मैंने बताया था एट द एंड ऑफ द प्लान पीरियड इन 1956 5 इंडियन इंस्टीट्यूट, जिसका नाम सुने हैं, बता रहे थे हम लोग, IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेयर स्टार्टेड एज मेजर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC जो आज भी है वाज सेट अप टू टेक केयर ऑफ फंडिंग एंड टेक मेजर्स टू स्ट्रेंथन द हायर एजुकेशन इन द कंट्री। भारत में हायर एजुकेशन को कंट्रोल के लिए UGC की स्थापना की गई थी। और कॉन्ट्रैक्ट वेयर साइन टू स्टार्ट 5 स्टील प्लांट विच केम इन एग्जिस्टेंस इन द मिडिल ऑफ द सेकेंड 5-year प्लान, जैसे कि हम बताए थे, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। एंड द प्लान वाज क्वासी सक्सेसफुल फॉर द गवर्नमेंट, ये काफी हद तक सफल रहा। पहला बात नहीं, लेकिन काफी आपका सफल पहला प्लान रहा, फिर हम बेहतरीन सफल रहा। पहला जो पंचवर्षीय प्लान है एकदम बेहतरीन सफल रहा, जो चाहा सरकार उसे ज्यादा मिला। कोई डाउट है तो पूछो। पहला पंचवर्षीय योजना में अब आपका क्या काम होगा, तो पांचों IIT कहाँ है हम बता दिए। अब आपको ढूंढ के आपको अलग से उसमें डेट लिख लीजिए, है ना। SGS का एक पार्ट हो जाएगा कि हमारे क्या इंडियन इंस्टीट्यूट की स्थापना जो की गई थी वो कहाँ कहाँ स्थापना की गई थी। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, चूंकि थोड़ा लेट से क्लास शुरू हुआ लेकिन सेकेंड बैच है। देखो हमारा जो सेकेंड 5-year प्लान है, क्या है, सेकेंड 5-year प्लान। बेसिकली जो सेकेंड 5-year प्लान हमारा है, वो पहला क्वेश्चन है कि हमारा ये सेकेंड 5-year प्लान जो है वो महालेनोविस पर आधारित है, मतलब इसको महालेनोविस एंड नेहरियन मॉडल भी कहते हैं। और इसमें जो है बड़े बड़े इंडस्ट्री को स्थापित करने की बात की गई थी। यानी कि पहला जो प्लान था वो किस पे आधारित था, पहला पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था, पहला पंचवर्षीय योजना, है ना, पहला पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था, हायरोडोमर मॉडल पे। और सेकेंड योजना किस पे आधारित था, महालेनोविस मॉडल। ये सब याद रखिए। अब देखिए पढ़िए, सेकेंड 5-year प्लान फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन बट थ्रू द गवर्नमेंट, ताकि सरकारी नौकरियां अधिक हो। लोग यहाँ ये तो सब जानते हैं, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई थी। ये सेंटेंस देखिए, पब्लिक सेक्टर एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द प्लान फॉलोड द महालेनोविस मॉडल, बताए थे, एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल डेवलप्ड बाय द इंडियन स्टैटिस्टिशियन प्रशांत चंद्र महालेनोविस इन 1953। इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, जो कि पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे। द प्लान अटेम्प्टेड टू डिटरमिन द ऑप्टिमल एलोकेशन, ऑप्टिमल मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टेड मनी बिटवीन प्रोडक्टिव सेक्टर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइजिंग लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि लंबे समय में
ये हमारे के यहाँ अच्छी से ग्रोथ हो पाए, है ना। इज यूज टू प्रिवलेंट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन एज वेल एज। चलिए इसको आप खुद से पढ़िएगा, लेकिन पहला यानी कि हमारे ये जो ए बी मॉडल था वो क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल था। मतलब जो सामान हम दूसरे जगह से मंगाते थे, अगर वो इंडिया में ही बनना शुरू हो जाए तो किसी भी देश का विकास होगा। जैसे कि मान लिया कि आज़ादी के पहले मैंने कहा था कि रेलवे का विकास इंडिया में हो रहा था, लेकिन रेलवे के पटरी से लेकर रेलवे के इंजन तक बनकर इंग्लैंड से आता था। तो हमारे के यहाँ पटरी बिछ रहा था, हमारे के यहाँ रेलवे का विकास हो रहा था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ आ रहा था, इंग्लैंड में आ रहा था। आज हमारे यहाँ मेट्रो का विकास हो रहा है, अब मेट्रो का पटरी और मेट्रो का इंजन और मेट्रो का बोगी अगर इंडिया में ही बनना शुरू हो गया, इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी के बढ़ने से साथ ही साथ हमारे यहाँ हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होगा, इंडियन लोगों के लिए बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये काफी, चूंकि भारत में बहुत सारे इंडस्ट्री की स्थापना की गई, बहुत सारे लोगों को काम मिला, साथ में साथ आईआईटी की व्यवस्था हुआ, आईआईटी ने से बहुत सारे प्रोफेसर के रूप में काम मिला, है ना। बहुत सारे जो बच्चे पढ़ के निकले अब उसको यहीं काम मिलना शुरू हो जाएगा। पहले लोग यहाँ से पढ़ते लिखते थे, उसको विदेश जाके काम मिलता था, इसलिए इंडस्ट्री की व्यवस्था की गई और आईआईटी की व्यवस्था की गई। और इसमें पढ़ाएंगे क्रम में कि आईएम की व्यवस्था भी की गई। दैट मीन्स यहाँ से जो पढ़ के निकलेंगे वहीं रह जाएं। और बाद में देखते होंगे कि जिस तरह से हमारे की इंडस्ट्री का डिक्लाइन हुआ था, हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन होना शुरू हुआ। हम लोग आज़ादी के पहले पढ़ते थे ड्रेन ऑफ वेल्थ की समस्या। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या होता है? ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है कि हमारे यहाँ जो हमारा जो इनकम होता था उसको हम इंग्लैंड के विकास पे खर्च करते थे। हमारे यहाँ के लोग रिटायर किए और यहीं पे वहाँ रहते थे, और पेंशन यहाँ के फंड से मिलता था, पैसा यहाँ मिलता था और खर्च इंग्लैंड में होता था। अगर पैसा यहाँ हम देते हैं, पैसा ही खर्च होता है, तब ना फायदा होगा। डिमांड यहाँ होगा तब ना फायदा होगा आपका, क्योंकि हम पैसा कमाए यहाँ से, खर्च कहीं कहीं और करें। कमाना, खाना और बचाना, ये तीनों अगर हमारे कंट्री के इंटरेस्ट में होता है तभी किसी देश का विकास होता है, राष्ट्रीय के बढ़ने से। और आज भी समस्या क्या है, हमारे की इंडस्ट्री कम रही है। तो ब्रेन ड्रेन, हमने यहाँ लोग पढ़ लिख रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं अमेरिका में जाके, जर्मनी में जाके, जापान में जाके। लेकिन हाँ, अब यहाँ भी इंडस्ट्री का विकास हो रहा है तो रुक रहा है, क्योंकि हर लोग चाहते हैं अगर हमको काम यहाँ मिल जाए, हमको इज्जत यहाँ मिल जाए, तो हम परदेश क्यों जाएंगे। क्लियर है? तो एक हमारा सेकंड 5 प्लान भी काफी इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे क्योंकि समय कम है। वैसे देख लो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट जो है 5 स्टील प्लांट जैसे कि भिलाई में, दुर्गापुर में, राउरकेला में वेर एस्टेब्लिश किया गया था, और विद द हेल्प ऑफ रशिया एंड ब्रिटेन। अब ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेज में कि कौन सा, बहुत देखिए ये सब चूंकि आप इकोनॉमिक डीप पढ़ रहे हैं, तो कौन सा फैक्ट्री किसके हेल्प से, चूंकि 2 कंट्री का नाम था रशिया और ब्रिटेन। इसी तरीके से हमारे आईएम का जो विकास हुआ था, जैसे हमारा जो आईएम देख रहे हैं अहमदाबाद में, वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल पे आधारित था, और जो कलकत्ता में है वो ऑक्सफोर्ड बिजनेस पे था। दोनों का 2 मॉडल था, ऑब्जेक्टिव एक ही था, ह्यूमन कैपिटल को बनाना, लेकिन दोनों का मॉडल 2 था, ऑब्जेक्टिव सेम था। ठीक है, इस तरीके से। और देख लो, थोड़ा सा बता दें कि हमारे क्या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत सारी चीज़ों की स्थापना की गई थी। अब इसके बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि टाइम आपका हो रहा है और दूसरे बैच वेट कर रहे हैं, इसलिए लगातार। क्लियर है? तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग अच्छे तरीके से बात करें।